गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें एक नया टॉपिक लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डीएनए। चैप्टर है वंशागति के आणविक आधार और उसमें जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसका फुल फॉर्म आप लोगों को वैसे पहले से ही मालूम होगा और होना भी चाहिए। इस डीएनए के बारे में आप पहले भी सुनते आ रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। पहला है जो डीएनए है, इसकी पहचान सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने की थी और उन्होंने इस पदार्थ को, जब इसकी पहचान की थी तो इस पदार्थ को उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था। यह है 1869 की बात है। 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने इस पदार्थ को पहचाना और उसको न्यूक्लिन नाम दिया। उसके बाद एक और वैज्ञानिक हुए, अल्ब्रेक्ट कौशल। इन्होंने ये जो न्यूक्लिन पदार्थ था, इस न्यूक्लिन पदार्थ को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका नाम रखा क्योंकि उन्होंने इस न्यूक्लिन को न्यूक्लिक अम्ल के जैसे पाया। इस वजह से उन्होंने इसका नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल रख दिया। 1881 में ये हुआ और उसके बाद इस वजह से इनको 1910 में 1910 में नोबेल प्राइज दिया गया। आगे दो वैज्ञानिक और हुए जिनके बारे में आप बहुत सुना होगा, जिनके बारे में आपने, इनका नाम, ये वैज्ञानिक थे वाटसन और क्रिक। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की आणविक संरचना की पहचान की। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो था दैट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, और इसी में आता है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, जो मॉडल जो था वाटसन क्रिक के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। ये 1951 में इन्होंने किया और उसके बाद इसी वजह से इनको 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया। एक और वैज्ञानिक हुए चारगफ। इन्होंने डीएनए का जल अपघटन किया और जल अपघटन करके ये बताया कि डीएनए में जितने एडिनाइन की मात्रा होती है, जितने एडिनाइन की संख्या होती है, उतने ही थाइमिन की संख्या होती है। यानी अगर एडिनिन 10 है तो थाइमिन भी 10 होंगी। वैसे ही जितनी साइटोसिन की मात्रा होती है या जितनी साइटोसिन की संख्या होती है उतनी ही ग्वानिन की संख्या होती है। यानी ये दोनों बराबर संख्या में होते हैं और ये दोनों बराबर संख्या में होते हैं। ये पता किया था चारगफ ने जब उन्होंने डीएनए का जल अपघटन किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा अब अगर हम डीएनए को देखें, डीएनए को अगर परिभाषित करें कि डीएनए क्या है, तो डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इकाइयों से मिलकर बना होता है और ये न्यूक्लियोटाइड इकाइयां जो होती हैं श्रृंखला के रूप में पाई जाती हैं। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड इकाइयों से मिलकर एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। पॉली मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला, और डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं 2 होती हैं, इसलिए इसको डबल हेलिक्स भी कहा जाता है डीएनए को, जो कि वाटसन क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल में भी अपना प्रस्तुत किया था। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड, जैसे बताया गया कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड की संरचना की बात करें, क्योंकि डीएनए की इकाई क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए बनता है। तो पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में मुख्यतः 3 घटक होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। पहला है 5 कार्बन श्रृंखला युक्त शर्करा, या इसको हम बोलते हैं पेंटोज शर्करा या पेंटोज शुगर। 5 कार्बन युक्त श्रृंखला युक्त शर्करा। दूसरा है नाइट्रोजनी क्षारक या नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा है फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरिक अम्ल। अगर हम 5 कार्बन श्रृंखला युक्त शर्करा की बात करें या पेंटोज शर्करा की बात करें, तो इसमें 5 कार्बन परमाणु होते हैं, और ये जो शर्करा पाई जाती है डीएनए में, ये डीऑक्सी प्रकार की होती है। तो आइए देख लेते हैं इसे। यहां पर मैंने 2 शर्करा बना रखी है। एक है ऑक्सी राइबोज शर्करा या राइबोज शर्करा कहा जाता है इसे, और ये है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो दोनों में अंतर क्या है,
ये वाली शर्करा जो होती है ऑक्सीराइबोज शर्करा या राइबोज शर्करा जो होती है आरएनए में पाई जाती है और ये डीएनए में पाई जाती है। दोनों में अंतर क्या है? अगर हम इस पेंटोज शर्करा की संरचना को देखें तो इसमें देखें हम कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 कार्बन है इसमें, तो ये हो गया 5 कार्बन परमाणु युक्त हो गई है। और साथ में ये कार्बन नंबर 2 पर जो हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है उस हाइड्रोक्सिल समूह में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। इस वजह से ये वाली शर्करा जो होती है ये ऑक्सीराइबोज शर्करा कहलाती है। जबकि डीएनए में देखें कार्बन नंबर 2 पर जो ये हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित था, इस हाइड्रोक्सिल समूह में से ऑक्सीजन जो होती है वो हट जाती है, जिस वजह से ये क्या कहलाती है? डीऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन हट चुकी है इसलिए इसको कहा जाता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा हुई और ये ऑक्सीराइबोज शर्करा हुई, ये आरएनए में पाई जाती है और ये डीएनए में पाई जाती है। तो ये तो हुई बात पेंटोज शर्करा की। अब अगर नाइट्रोजनी क्षारक की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो पहली बात तो ये जो क्षारक होते हैं ये नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। क्षारक का अर्थ होता है कि ऐसा ऐसा पदार्थ जो क्या करे, विलेन के पीएच को बढ़ा दे। अगर इसको विलेन में घुला जाए तो वो क्या करे, विलेन के पीएच को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे क्षारक कहलाते हैं। ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे बेस सॉल्यूशन जो होते हैं वो बेस कहलाते हैं, जो कि क्या करते हैं किसी विलेन के पीएच को बढ़ा देते हैं। तो क्योंकि इनमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है इसलिए इनको बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। अब ये कैसे होते हैं? ये चक्रीय यौगिक होते हैं, यानी कि ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे देख सकते हैं यहां पर आप, ये पिरिमिडीन है और ये प्यूरीन है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और ये कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पिरिमिडीन और दूसरा होता है प्यूरीन। पिरिमिडीन देखें तो पिरिमिडीन जो होता है जैसे बेंजीन रिंग होती है बिल्कुल उसी तरह से होती है पिरिमिडीन, यानी कि विषम चक्रीय षष्ठभुजीय वलय होता है। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है इनको, और हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी बोल सकते हैं हमें। और इसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं। इसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं इसमें। पिरिमिडीन के अंतर्गत थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल जो होता है ये आरएनए में उपस्थित होता है थाइमीन के स्थान पर। यानी कि अगर हम डीएनए में देखें तो डीएनए में होता है थाइमीन और साइटोसिन, और अगर हम आरएनए में देखेंगे तो उसमें होता है यूरेसिल एंड साइटोसिन। तो ये उदाहरण यानी कि पिरिमिडीन के अंतर्गत आने वाले जो नाइट्रोजनी क्षारक है। प्यूरीन देखें तो प्यूरीन में एक पिरिमिडीन रिंग होती है और एक इमिडाजोल रिंग होती है। तो प्यूरीन में 2 वलय होते हैं, एक जैसे बताया पहले पिरिमिडीन टाइप का जो वलय होता है वो होता है, साथ में उसका एक इमिडाजोल वलय और पाया जाता है इसमें। तो ये दोनों मिला के प्यूरीन बनाते हैं। और प्यूरीन में जो आते हैं इसके अंतर्गत वो आते हैं जो नाइट्रोजनी क्षारक जो प्यूरीन के अंतर्गत आते हैं वो हैं एडेनिन और ग्वानिन। तो ये नाइट्रोजनी क्षारक के बारे में था। अब बात करते हैं फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरिक अम्ल की। तो फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरिक अम्ल कुछ भी बोल सकते हैं हम। इसमें ये 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का कार्य करता है। जो ये फॉस्फेट समूह होता है, ये फॉस्फोरिक अम्ल होता है, ये क्या करता है? 2 न्यूक्लियोसाइड को जोड़ने का काम करता है। मैंने यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड कहा है, तो आइए देखें पहले ये न्यूक्लियोसाइड भी क्या चीज है। यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है, ये न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड है। दोनों में अंतर क्या है आप देखें। न्यूक्लियोसाइड में जो होता है पेंटोज शर्करा होती है, और पेंटोज शर्करा के साथ यहाँ पर क्या होता है? क्षारक जुड़ा होता है, नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा होता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है। तो पेंटोज शर्करा या पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों मिला के न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। और इस न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरिक अम्ल आके जुड़ जाती है तो जो संरचना बनती है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। यहां पर इस चित्र से आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर ये फॉस्फोरिक अम्ल आके, ये फॉस्फेट समूह जो है ये आके जुड़ गया है। तो जैसे बोला कि जैसे बताया मैंने अभी कि फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरिक अम्ल का काम क्या है? ये 2 न्यूक्लियोसाइड को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे यहां पर मैंने चित्र में बताया हुआ है, एक न्यूक्लियोसाइड ये है
और एक न्यूक्लियोसाइड ये है, यहां पर देखिए पेंटोज शर्करा और ये नाइट्रोजनी क्षारक, यहां पर ये पेंटोज शर्करा और ये नाइट्रोजनी क्षारक, इन दोनों न्यूक्लियोसाइड को जोड़ने का जो कार्य करता है वो ये फॉस्फेट समूह, ये फॉस्फोरिक अम्ल करने का कार्य, अम्ल जोड़ने का कार्य करता है। और ये कैसे जोड़ता है? एक न्यूक्लियोसाइड के तो जो कार्बन नंबर 3 होता है उसके साथ और दूसरे न्यूक्लियोसाइड के कार्बन नंबर 5 के साथ ये आपस में इनको जोड़ता है, और जो बंध बनता है, जो बॉन्ड बनता है फॉस्फेट समूह के द्वारा इनको जोड़ने के दौरान, वो बंध कहलाता है फॉस्फोडाइस्टर बंध या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 1, 2, 3, ये कार्बन नंबर 3 है, और यहां पर इस नीचे वाले न्यूक्लियोसाइड का जो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो इस 5वां कार्बन नंबर और ये तीसरा कार्बन नंबर के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दो न्यूक्लियोसाइड में कौन कौन से कार्बन परमाणुओं के बीच में बनता है, इसको क्लियर रखेंगे अपने दिमाग में। अब आगे हम बाकी इसका डीएनए की जो संरचना और जो डीएनए का मॉडल वाटसन क्रिक के द्वारा दिया गया था उसको हम डिटेल में मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा।